जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जलवायु के बारे में कक्षा 9th के एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चूँकि चैनल नया है इसलिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है। तो चलिए आगे की काम शुरू करते हैं। जलवायु के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थलाकृति यानी पर्वत, पठार, मैदान, प्रायद्वीप, इस सब के बारे में पढ़े थे एक अध्याय में। और दूसरे अध्याय में, अगले अध्याय में हम क्या पढ़े थे? अफवाह तंत्र के बारे में यानी नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। आगे देखिए, कहता है किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। कौन से 2 तत्व? स्थलाकृति और अफवाह तंत्र। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है सो समझ गए। वायुमंडल के बारे में हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में कौन से बात की जानकारी मिलेगी हमको? जो दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई के महीना में ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, और जून जुलाई के महीना में बरसात क्यों होती है। इन सब के बारे में जानकारी हमें इस अध्याय से मिलेगी। आगे देखिए, कहता है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी यहाँ पे जलवायु को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, किसी बड़े क्षेत्र में लगभग 30 साल से 40 साल यानी 30-35 साल का टाइम ले सकते हैं। इस बीच में जो मौसम की अवस्था होती है, उस अवस्थाओं के कुल योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। कहने का मतलब ये 30 साल के अंदर जितना गर्मी रहा, जितना ठंडी रहा, जितना बरसात रहा, उस सभी का जो औसत होता है उसी को क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। आगे मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। तो वायुमंडल को, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण है। ये सब क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। तो मौसम तो हमेशा बदलते रहता है, कभी धूप है तो कभी छाया हो जाता है। कुछ देर के बाद हो सकता है कि बादल लगा हुआ मिल जाए आकाश में, कुछ देर के बाद वर्षा होने लगी, कभी आंधी चलने लगती है, कभी तूफान चलने लगती है। तो ये जो पल पल समय बदलता है मौसम में, मतलब वायुमंडलीय दशा जो परिवर्तित होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यानी एक साल के जो
मौसम होता है, औसत वायुमंडलीय अवस्था होता है, उसको कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं, ग्रीष्म, शीत या वर्षा में। आगे है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु किस प्रकार की है और ऐसा जलवायु है तो ऐसा क्यों है। आगे आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है। कहते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से, मतलब मानसून एक अरबी शब्द है। तो आगे, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी एक साल के अंदर वायु के दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। आगे, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो जवाब मिल गया कि भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। और एशिया में किस क्षेत्र में पाया जाता है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार की विभिन्नता है। कहते हैं गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो राजस्थान का मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, गर्मी में तापमान कितना पहुंच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो एक ही समय में राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में द्रास नामक जगह है जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। वहाँ का तापमान कितना हो जाता है सर्दी में? -45 सेंटीग्रेड। लेकिन उसी समय तिरुवनंतपुरम में तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कितना डिग्री का अंतर हो जाता है? 67 डिग्री का अंतर हो जाता है। दोनों स्थान में तापमान में 67 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। आगे क्या है? कहते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। तो जिस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह में तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार रात और दिन में भी तापमान में अंतर हो जाता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो केरल में दिन और रात का तापमान एक समान रहता है। अंडमान और निकोबार में भी दिन एवं रात का तापमान एक समान रहता है। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे थार मरुस्थल है राजस्थान में,
वहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में कम होकर के कितना हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, कहता अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। वर्षण का मतलब बरसात से है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। तो हिमालय वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पे वर्षण किस रूप में, बर्फ के रूप में गिरता रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्र में पानी के रूप में, वर्षा के रूप में जानी जाती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी मेघालय में जहाँ 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो उसी प्रकार से राजस्थान आते आते कितना होता है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है राजस्थान में। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो यहाँ से क्या निकला कि पूरे देश में वर्षा जो होता है अधिकतर जून से सितंबर माह के बीच में होता है, लेकिन तमिलनाडु को छोड़ करके तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर के महीना में होता है। आगे सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्र जो राज्य समुद्र तट के निकट में है वहाँ के तापमान में क्या होता है, काफ़ी कम अंतर देखने को मिलता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो मैदानी भाग जो है, मैदानी वाला क्षेत्र में वर्षा की मात्रा किस प्रकार घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी पूर्व वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है और धीरे धीरे वो पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। ये भिन्नताएं इन लोगों के जीवन में विविधता लाती है जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। आगे है राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। आगे क्वेश्चन किया गया है तराई क्षेत्र मतलब दलदल वाले क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है। आगे है असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभे पर क्यों बने होते हैं। आगे देखिए क्या जलवायु नियंत्रण, कहता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। वो कारक कौन कौन से हैं, अक्षांश यानी वो क्षेत्र किस अक्षांश पर है, उसकी ऊंचाई क्या है, वायुदाब वहाँ पे क्या है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी कितना है, महासागरीय धाराएं किस प्रकार चलती है और उच्चावच लक्षण वहाँ की स्थलाकृति। आगे पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घट जाती है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है क्या, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये काफ़ी क्या होता है, गर्म वाला क्षेत्र होता है। विषुवतीय क्षेत्र ये रहता है, इस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और ये वाला क्षेत्र क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। यानी इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगा,
लेकिन यहाँ पे है 90 डिग्री का अक्षांश और नीचे भी है 90 डिग्री का अक्षांश। लेकिन यहाँ पे तापमान क्या होगा, काफ़ी कम होगा। यहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें कभी सीधे नहीं पड़ती है। तो सौर ऊर्जा का वितरण क्या होता है, अक्षांश के अनुसार बदलते रहता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब किस प्रकार का होगा, वहाँ की पवन किस प्रकार की होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, वहाँ का अक्षांश और उसकी ऊंचाई। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक एवं सर्दी में बहुत अधिक सर्दी होता है, यानी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना और ठंडी में ज़्यादा ठंडा पड़ना कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या कहा गया है, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर, यदि यहाँ से इधर यदि समुद्र है तो समुद्र से इधर की ओर चल रही है समुद्री धाराएं, इस प्रकार से तट की ओर आ रही है, और ये रहा क्या, तट। ये भी क्या करता है, वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहा है, कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार की धाराएं आएगी, यदि ये गर्म जल धाराएं आएगी तो इधर की जलवायु को, यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यदि इधर से ठंडी धाराएं आएगी, ठंडी महासागरीय धाराएं आएगी, तो यहाँ का क्षेत्र की जलवायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आगे कहते हैं, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं एक बात कि विश्व की अधिकतर मरुस्थल जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाई जाती है। आगे है, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ की पर्वत की, वहाँ का पठार का, वह मैदानी भाग है, इस पर भी वहाँ की जलवायु निर्भर करती है किस प्रकार की है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचा पर्वत जो होता है ठंडी एवं गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, उच्चावच जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय के उत्तरी भाग में इधर ठंडे प्रदेश वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, साइबेरिया रूस वाला इलाका पाया जाता है, ये सब देश है। तो उधर की जलवायु क्या है, काफ़ी ठंडा है। तो उधर से जब वायु इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से यदि वायु आती है, यह हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचा है, जिसके कारण क्या करती है, इस वायु को उधर ही रोक लेती है, जिसके कारण से भारत के अंदर वहाँ की ठंडी जलवायु प्रभावित नहीं कर पाती और यहाँ की जलवायु गर्म रह पाती है। यदि ये हिमालय पर्वत उधर से आने वाली ठंडी वायु को नहीं रोकती तो भारत का जलवायु क्या होता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है।
तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।